अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट टेस्टिंग ऑफ एलर्जी। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी कि अगर हम लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, ठीक है, तो अब हम लोग उसका ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग कहते हो एलर्जी की ट्रीटमेंट हो या फिर कोई भी बीमारी हो, उसके अंदर सबसे पहले पहले आप लोगों को चाहिए कि आप लोग बचाव करो। ठीक है, इनके जिसे आप कहा जाता है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। ठीक है, तो सबसे पहले पहले आप लोगों की क्या कोशिश होती है कि आप उससे अवॉइडेंस करो, उससे बचो। अगर तो फिर भी एलर्जी हो गई है, ठीक है, तो फिर आप मेडिसिन की तरफ आते हो, जिसको कहा जाता है फार्माकोथेरेपी। ठीक है, यानी कि मेडिसिन लेकर मीन जो आप लोग थेरेपी ले रहे हो मेडिसिन वाली, उसको आप लोग करते हो। अगर अगर उससे उससे भी उस थेरेपी से भी अगर आप लोग तंग हो, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग इम्यूनोथेरेपी यानी कि एलर्जी शॉट्स लगवाते हो। लाइक जैसे आप लोग वैक्सीनेशन करवाते हो। ठीक है, तो इस तरह से स्टार्ट करते हैं। आप लोग कहते हो अगर तो कोई भी इंसान वंस अ पर्सन हैज़ एलर्जीज, अगर तो किसी इंसान के अंदर एलर्जी है तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि उसका इलाज किया जाए उस एलर्जी का, इज टू प्रिवेंट, कि हम लोग उससे बचें। प्रिवेंट देम फ्रॉम अकरिंग इन द फर्स्ट प्लेस, यानी कि पहली प्रायोरिटी या हमारी पहली तरजीह क्या होनी चाहिए कि उससे हम लोग बचें। ठीक है, उसके होने से, अकरिंग वकू पजीर होने से हम लोग बचें। और बाय अवॉइडिंग द एलर्जिक ट्रिगर्स यानी कि जो उस एलर्जी को पैदा करने वाला है, ठीक है, या उसको एक्टिवेट कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, उस चीज़ से अगर हम लोग बच जाते हैं, अवॉइड करते हैं, बचते हैं, बचाव करते हैं, तो वो सबसे बेहतरीन तरीका है। फिर हम कहते हैं देयर आर 3 जनरल अप्रोचेस, यानी कि हमारे पास यहाँ पर 3 आम या फिर अमूमन जो पहुँच है वो क्या है टू द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक डिजीजेस, मतलब एलर्जिक डिजीजेस की, वो कौन सी है। नंबर 1 अवॉइडेंस, कि आप उससे बचाव करो, यानी कि एलर्जन से, जो चीज़ एलर्जी पैदा कर रही है उस चीज़ से बचो। अगर फिर भी हो गई है तो फिर आप लोग ट्रीटमेंट की तरफ आते हो, यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर आप कहते हो फार्माकोथेरेपी की तरफ आते हो। और अगर आप उससे भी तंग हो तो फिर आप लोग इम्यूनोथेरेपी करवाते हो, जिसको आप लोग एलर्जी शॉट्स का नाम देते हो, राइट। लाइक जैसे हम लोग मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के खिलाफ वैक्सीनेशन करवाते हैं उनसे बचने के लिए, राइट। अब सबसे पहले पहले अवॉइडेंस के बारे में जैसे भी हम लोगों ने देखा कि आप लोग कहते हो ये बचाव है, ठीक है, एहतियात इलाज से बेहतर है। तो जिस जिस चीज़ से आपको एलर्जी है आप उस चीज़ से बचना स्टार्ट कर दो। लाइक अगर तो आप लोगों को ग्रास से है, ठीक है, घास से है, तो और जैसे कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, लाइक हे फीवर, ठीक है, हे फीवर जो होता है वो नई घास कटने से, वो जो उसकी स्मेल होती है या फिर उससे उठने वाले पोलन्स हैं, उनकी वजह से जो हे फीवर होता है, राइनाइटिस या फिर आप लोग कहते हो राइनोरिया, वो जो होता है, अगर तो किसी इंसान को उस ग्रास से है, उस घास से है, तो आप लोग क्या करते हो, आप पोलन मास्क पहनो। ठीक है, ऐसे आप मास्क पहन लो, जिससे जब कभी अगर आप लोग व्हेन मूविंग द ग्रास, जब आप लोग घास को काट रहे हो या फिर आप लोग घर की सफाई कर रहे हो, ठीक है, अगर तो इंसान को डस्ट माइट से है तो भी, डस्ट माइट्स से है तब भी, और अगर तो आप लोगों को घास से है, नई कटने वाली घास से है, तब भी आप लोग पोलन मास्क पहनोगे। नंबर सेकंड, आप लोग स्टे इंडोर्स, यानी कि घरों के अंदर रहते हो सुबह के वक्त, किस टाइम पर, जब पोलन काउंट सबसे ज़्यादा होता है, इज़ एट इट्स हाईएस्ट, यानी कि सुबह सवेरे आप लोग घरों के अंदर रहो, यानी कि कमरों में रहो, या फिर जाली वाले दरवाजे इस्तेमाल करो, जिससे क्या होगा कि जब आप लोग बाहर निकलते हो तो सुबह के वक्त पोलिनेशन का जो अमल है, यानी कि पोलन्स का एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो अमल होता है, वो बहुत ज़्यादा हाई पीक पर होता है। तो आप लोग सुबह के वक्त अपने घरों में रहो, कमरों में रहो, एंड ऑन विंडी डेज, और हवा चलने वाले दिनों में भी अपने घरों के अंदर रहो, अगर तो किसी इंसान को पोलन से एलर्जी है। नंबर थर्ड, रीड एंड अंडरस्टैंड द फूड लेबल्स। कुछ लोगों को खाने से एलर्जी होती है, तो अगर तो आप लोग बाहर से तैयारशुदा टिन या कैंस, ये जो स्टोर्ड फूड होता है, यानी कि महफूज किया हुआ टिन्स में मिलते हैं, आप लोगों को खाने मिल जाते हैं, तो अगर तो आप लोग वो खाना इस्तेमाल कर रहे हो या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि आपके पास उसके अंदर पीनट ऑयल भी है और फिर आप कहते हो उसके अंदर दूसरी चीज़ें भी हैं, और आपको बिलफर्ज पीनट से या पीनट से बनी हुई जितनी भी अशिया है उससे एलर्जी है, तो आप लोगों को चाहिए कि आप उसके फूड लेबल को बहुत अच्छे से पढ़ो और उसको समझो। ठीक है, अगर तो किसी इंसान को एलर्जी है खानों से, ठीक है, किसी भी किस्म के खाने से, कीप विंडोज एंड डोर्स क्लोज, आप अपनी खिड़कियों को और दरवाज़ों को कीप क्लोज्ड यानी कि बंद रखोगे ड्यूरिंग हैवी पोलिनेशन सीजन, यानी कि जिन दिनों में बहुत ज़्यादा पोलिनेशन का मौसम हो। कौन सा पोलिनेशन क्या होता है, यानी कि दानों का फैलना।
लाइक आप लोग कहते हो जब जिन दिनों दाने फैल रहे होते हैं, फूल खिल रहे होते हैं, तो उन दिनों जब आप कहते हो कि उन दिनों पे अगर तो किसी इंसान को पोलन से एलर्जी है तो वो घरों के अंदर रहे। और पोलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ प्लांट, यानी कि ये एक पोलन का आगे बढ़ने का एक अमल है, जो वो एक पौधे से, एक फूल से दूसरे फूल की तरफ बढ़ता है, तो फिर फूल से अंदर कैसे जाता है? फ्रॉम पोलन, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा में जाता है ऑफ प्लांट, तो ये पोलिनेशन का अमल कहलाता है। नेक्स्ट वन, आप लोग यूज़ द एयर कंडीशनर इन द हाउस एंड कार्स, गाड़ियों में और घरों में एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करो, यानी कि हवा चलने वाले मशीनों का, लाइक कूलर्स हो जाते हैं। फिर डोंट अलाउ द डेंडर प्रोड्यूसिंग एनिमल्स इन द हाउस, डेंडर पैदा करने वाले जानवरों को घरों में इजाज़त ना दो। अगर तो किसी इंसान को डेंडर्स से एलर्जी है, डेंडर्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, ये क्या होता है कि किसी भी जानवर के जो डेड सेल्स होते हैं, ठीक है, जब वो लाइक अगर कोई बिल्ली है, तो बिल्ली अगर अपने अपने उसकी जिल्द के ऊपर डेड सेल्स मौजूद हैं, और वो जब वो उनके ऊपर खारिश करती है, तो वो डेड सेल्स उसके बालों के ऊपर आके चिपक जाते हैं, और जब कभी हम लोग उसको अपने गोद में उठाएंगे तो क्या होता है कि उसके उसके वो जो डेड सेल्स हैं वो हमारी स्किन के साथ कांटेक्ट में आते हैं और वो एलर्जी पैदा करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे जानवरों को जो डेंडर पैदा करते हैं उनको घरों में इजाज़त ना दें। फिर चेंज फीदर पिलोज, वुलन ब्लैंकेट्स एंड क्लोथिंग टू कॉटन, यानी कि हम लोग तब्दील कर लेंगे ऐसे तकियों, पिलोज को, इनके फर वाले, फीदर वाले, परों वाले, फर वाले, या फिर ऊनी ब्लैंकेट्स को, वुलन यानी कि ऊनी ब्लैंकेट्स को, एंड क्लोथिंग कपड़ों को, टू कॉटन रुई वालों में, अगर तो हम लोगों को इन चीज़ों से एलर्जी है। फिर एनक्लोज मैट्रेसेस, एनक्लोज बंद कर देंगे अपने गद्दों को और तकियों को इन प्लास्टिक बैरियर क्लोथ्स, यानी कि प्लास्टिक के अंदर, ठीक है, बैरियर होता है रुकावट पैदा करने वाला, ऐसे कपड़ों के अंदर, ठीक है, लाइक बिल्कुल जैसे हमारे हमारे हॉस्पिटल्स में लेदर बैग वाले पिलोज मौजूद होते हैं, ऐसे मैट्रेसेस मौजूद होते हैं, ठीक है, उस तरह से। अगर तो हमें रुई से या ऊन से या फीदर से किसी चीज़ से एलर्जी है तो। और हम लोग वॉश करेंगे शीट्स को, मैट्रेसेस और ब्लैंकेट्स को, यानी कि अपनी चादरों को, मैट्रेसेस को यानी कि गद्दों को, ब्लैंकेट्स को, हाँ मतलब जो हमारे ब्लैंकेट होते हैं उनको हम लोग हफ्तावार गर्म पानी में धोएंगे। और रिमूव कारपेट्स, अगर कारपेट से हमें एलर्जी है तो कारपेट को हम लोग कमरों से निकाल देंगे। अब अगर ये बचाव करने के बावजूद अगर किसी इंसान को एलर्जी हो गई है तो वो क्या करता है? तो वो फार्माकोथेरेपी की तरफ आता है, यानी कि ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करता है, यानी कि मेडिसिन लेना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अगर हम लोग मेडिसिन लेना स्टार्ट करते हैं तो आप लोग कहते हो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि वो चीज़, वो केमिकल मीडिएटर जो आपके ब्लड के अंदर सर्कुलेट होने लग गया है, ठीक है, वो उसको अब हम लोग रोक देंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने ये चीज़ पहले भी हम लोगों ने पढ़ी थी जब हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा था। लाइक आप लोग कहते हो कि यहाँ पर जब ये पूरा का पूरा जब मैकेनिज्म हो जाता है, पूरा का पूरा ये सारे स्टेप्स हो गए, तो लास्ट में क्या होगा कि जब आपका एलर्जन और आपकी एंटीबॉडी की क्रॉस लिंकेज होते हैं तो मास्ट सेल अंदर से केमिकल मीडिएटर्स को बाहर भेज देता है, जिसमें हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनेंस, इंटरल्यूकिन 1, 2, ल्यूकोट्राइन्स, ये चीज़ें होती हैं। और ये जो मीडिएटर्स हैं ये क्या करते हैं? ये इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं या मुख्तलिफ किस्म के अलामात का सबब बनते हैं। हम लोग क्या करें कि अगर इन्हीं हिस्टामिन को हम लोग स्टॉप कर दें, रोक दें, ठीक है, बनने से रोक दें या फैलने से रोक दें, तो क्या होगा? हम लोग अलामात के ऊपर काबू पा सकते हैं, यानी कि सिम्टम्स के ऊपर काबू पा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? हम एक एंटी हिस्टामिन्स ले लेंगे और ये ल्यूकोट्राइन्स को ये खारिज कर रहा था, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको भी इनहिबिट कर देंगे, ठीक है, यानी कि ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स ले लेंगे। हम लोग 2 मेडिसिन लेंगे, एंटीहिस्टामिन्स या फिर ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर रोकने वाला, ल्यूकोट्राइन को रोकने वाला, या फिर हिस्टामिन का उलट करने वाला। When अवॉइडेंस और कंट्रोल ऑफ एन एलर्जन इज नॉट पॉसिबल, अगर तो बचाव और उसकी रोकथाम एलर्जन की पॉसिबल ना हो, मुमकिन ना हो, तो मेडिकेशंस में भी नेसेसरी, तो अद्वियात लाजिम हो जाती हैं। कॉमन एलर्जी मेडिकेशंस आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली अद्वियात जो हैं वो एंटीहिस्टामिन्स हैं और दूसरी ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स हैं, राइट। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं एंटीहिस्टामिन्स की, तो आप लोग कहते हो एंटीहिस्टामिन्स जो हैं
एंटीहिस्टामीन्स जो हैं, आप लोग कहते हैं हिस्टामीन रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं जो कि हिस्टामीन को पैदा करते हैं, ठीक है। और ये हिस्टामीन रिसेप्टर्स जो हैं ये दो तरह के होते हैं, एक H1 रिसेप्टर, एक H2 रिसेप्टर। जो H2 रिसेप्टर है ये हमारे GIT में होता है, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, ठीक है, हमारे मैदे में मौजूद होता है, जो कि एसिड की प्रोडक्शन को उसके उसके सारे के सारे मीन उसको रेगुलेट करता है, उसके मैटर्स को, मामलात को, ठीक है। जबकि H1 रिसेप्टर जो है ये हिस्टामीन पैदा करता है जो कि हमारे एलर्जी के अंदर मीन अमल दखल होता है उसका। आप लोग कहते हो इसको रोकने वाली हम अद्वियात लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एंटीहिस्टामीन्स। और ये जो एंटीहिस्टामीन्स हैं ये दो तरह की होती हैं, एक फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामीन्स और दूसरी होती हैं सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामीन्स। दोनों के अंदर भी फ़र्क होता है, आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन आप ये याद रखेंगे कि जो फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामीन्स हैं ये मस्करीनिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देती है और हिस्टामिनिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देती है, ठीक है। जबकि जो सेकंड जनरेशन होती है ये सिर्फ और सिर्फ हिस्टामिनिक रिसेप्टर को, यानी कि हिस्टामिन रिसेप्टर को ही सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक करती है, इनहिबिट कर देती है, ठीक है। और ये दोनों को कर देती है। फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स में एग्जांपल आ जाते हैं डाइफेनहाइड्रामीन, क्लोरफेनेरामीन की। जबकि सेकंड जनरेशन के अंदर जिसको हम लोग न्यूअर एंटीहिस्टामिन्स का भी नाम देते हैं, इसमें सिट्रीजीन, फेक्सोफेनाडिन और लोरेटिडिन की एग्जांपल आ जाती है, राइट। इसके बाद आप लोग बात करते हो ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स की। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि एक तो हिस्टामिन से, ल्यूकोट्राइन से, इसके अलावा इंटरल्यूकिन 1 2 वो चीज़ें थी, ठीक है। अब कुछ अगर हम लोग ऐसी मेडिसिन लेते हैं जो कि ल्यूकोट्राइन को इनहिबिट कर देती हैं, यानी कि रोक देती हैं, एज फॉर एग्जांपल मॉन्टेलोकास्ट, यानी कि एंटी ल्यूकोट्राइन इन मेडिकेशन है। ल्यूकोट्राइन खुद क्या है, वो एक ऐसा केमिकल है जो कि रिलीज होता है फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ एलर्जिक एंड इम्यून सेल्स एंड मे कॉज एलर्जी सिम्टम्स। बात वही चीज़ आ गई कि आप लोग कहते हो कि आपके जो मीन एलर्जिक मतलब कि आपके मीन वैरायटी ऑफ जो केमिकल्स जो ड्यूरिंग एलर्जी जो रिलीज हो रहे हैं, दीज वंस, ये जो रिलीज हो रहे हैं इन्हीं के अंदर एक ल्यूकोट्राइन भी होता है, हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, इंटरल्यूकिन 1 और 2 के अलावा, राइट। फिर आप लोग कहते हो अब अगर आपने मेडिकेशन ले ली, अब आप इससे भी थोड़ा सा तंग आ गए हो या आप लोग चाह रहे हो कि यार इकट्ठा ही ठीक हो जाए बस हमारा, और हम लोग ना कहते हैं मीन सारे अलामात से हम लोग फ्री हो जाएं और बार बार मतलब कि उन सिम्टम्स से आप लोग सफ़र कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, आप लोग इम्यूनोथेरेपी की तरफ आते हो। इम्यूनोथेरेपी के बारे में ये कहा जाता है कि जो भी इम्यूनोथेरेपी करवाता है, यानी कि एलर्जी शॉट्स लगवाता है, वो तकरीबन 70 से 80% तक पूरा मीन बाअसर है, ठीक है। यानी कि 10 में से 8 से 9 लोग जो होते हैं वो इसके अंदर कामयाब रहते हैं एलर्जी शॉट्स लगवाने से, यानी कि वो फ्री फ्रॉम एलर्जिक सिम्टम्स, यानी कि एलर्जी के अलामात से वो बरी ज़िम्मा हो जाते हैं, ठीक है। आप कहते हो व्हेन अवॉइडेंस एनवायरमेंटल कंट्रोल मेजर्स, यानी कि जब बचाव या माहौलियाती जो काबू पाना है इकदाम हैं वो, और मेडिकेशंस, तमाम तर ये चीज़ें जो फेल हो जाएं, नाकाम हो जाएं एलर्जी के अलामात को कंट्रोल करने के लिए, तो डॉक्टर जो है वो सजेस्ट करता है, यानी कि मशवरा देता है कि आप एलर्जी इम्यूनोथेरेपी करवा लो, जिसको एलर्जी शॉट्स का भी नाम दिया जाता है, राइट। फिर आप कहते हो इम्यूनोथेरेपी इन्वॉल्व्स इंजेक्शन ऑफ एलर्जन एक्सट्रैक्ट्स टू डिसेंसिटाइज अ पर्सन। इसका मकसद हमारा क्या होता है, आप लोग क्या करते हो इम्यूनोथेरेपी के अंदर आप लोग एलर्जन का एक्सट्रैक्ट आप लोग इंजेक्ट करते हो, ठीक है, सबक्यूटेनियसली आप लोग इंजेक्ट करवाते हो, और मकसद क्या होता है कि वो हसासियत को ख़त्म कर देता है, यानी कि बॉडी के अंदर टॉलरेंस पैदा कर देता है, आपकी बॉडी जो है वो उस पर काबू पा लेती है, और वो कम मतलब कि फिर अब जब बाहर से खुद से कोई आ रहा है तो उसको उन एंटीबॉडीज़ को फिर उनके रिस्पॉन्स में कम एंटीबॉडीज़ बनाता है, और इसी तरह से कम सिम्टम्स या फिर अलामात जो हैं वो ज़ाहिर होते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका ड्यूरेशन ऑफ इम्यूनोथेरेपी अगर हम देखते हैं, तो आप लोग कहते हो इसके ड्यूरेशन में टिपिकली आमतौर पर आप लोग क्या करते हो, आप लोग एक जो सॉल्यूशन ऑफ एलर्जन है वो देते हो 1 से 5 दफ़ा हफ्ते में, ठीक है। 1 से 5 दफ़ा दोगे और आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्ट्रेंथ जो है, मिकदार जो है वो उसको बढ़ा देते हो, ठीक है। स्ट्रेंथ को ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो है इंक्रीजिंग बढ़ा देते हो, और ये तकरीबन आप 3 से 4 साल तक लेते हो, पेशेंट लेता रहता है ताकि वो फ्री ऑफ सिम्टम्स, ताकि वो